जय हिंद। तो आज का हमारा प्रश्न है, विधि संप्रभु की आज्ञा है। ये ऑस्टिन का कथन है। इसकी व्याख्या करनी है और साथ ही ये भी बताना है कि क्या ये परिभाषा लिखित संविधान वाले आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन, लॉ इज अ कमांड ऑफ द सॉवरन। ऑस्टिन। डिस्कस, इज दिस डेफिनेशन सूटेबल फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट विद अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सवाल बहुत गहरा है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या 19वीं सदी के एक विचारक का कानून के बारे में दिया गया सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, खासकर भारत जैसे एक विशाल लोकतंत्र में। चलिए इस पूरे मसले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ऑस्टिन का ये आदेशात्मक सिद्धांत या कमांड थ्योरी है क्या भला। देखिए, बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में अगर कहें तो ऑस्टिन के लिए कानून का मतलब है शासक का हुक्म। बस ये एक ऐसा हुक्म है जो एक राजनीतिक तौर पर सुपीरियर यानी सबसे ताकतवर व्यक्ति या संस्था, जिसे ऑस्टिन संप्रभु या सॉवरेन का नाम देते हैं, अपनी प्रजा को यानी पॉलिटिकल इंफीरियर्स को देता है। और इस हुक्म का मकसद होता है लोगों को एक खास तरीके से बर्ताव करने पर मजबूर करना। जॉन ऑस्टिन का ये जो कथन है ना, ये उनके पूरे सिद्धांत का सार है, उसका निचोड़ है। विधि संप्रभु का एक ऐसा समादेश है जो व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य विशेष को करने के लिए बाध्य करता है। अब इस एक लाइन का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि कोई कानून सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, नैतिक है या अनैतिक, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून की लेजिटिमेसी का सिर्फ एक ही आधार है और वो है उसे बनाने वाले की ताकत। अगर संप्रभु ने हुक्म दे दिया तो बस वही कानून है, बात खत्म। अब ये जो पॉइंट है, ये ऑस्टिन की पूरी सोच का आधार है, उसकी नींव है। इसे समझना बहुत जरूरी है। ऑस्टिन का लेना देना सुस्पष्ट विधि यानी पॉजिटिव लॉ से था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कानून को बस वैसे का वैसा पढ़ना चाहते थे जैसा वो असल में मौजूद है, लॉ एज इट इज। उन्हें इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि कानून को कैसा होना चाहिए, लॉ एज इट ऑट टू बी। मतलब कानून में न्याय है या नहीं, नैतिकता है या नहीं, ये सब उनके लिए बाद की बातें थीं। उनकी कोशिश थी कि कानून को इन सब चीज़ों से अलग करके एक शुद्ध विज्ञान की तरह पढ़ा। अच्छा, तो अब जब हमें बेसिक आइडिया लग गया है, तो चलिए ऑस्टिन के इस सिद्धांत की इमारत को ईंट दर ईंट समझते हैं। इसके 4 बहुत जरूरी पिलर्स हैं और इन्हीं चारों से मिलकर ऑस्टिन की पूरी थ्योरी खड़ी होती है। पहला और सबसे जरूरी पिलर है संप्रभु यानी सॉवरेन। जरा सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसकी बात उस देश के लगभग सभी लोग आदतन मानते हैं बिना सवाल किए। लेकिन वो बादशाह खुद किसी की नहीं सुनता, न अपने देश के अंदर किसी की, न देश के बाहर। बस वही है ऑस्टिन का संप्रभु। उसकी शक्ति सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई नहीं। उसकी शक्ति अनलिमिटेड है, उस पर कोई लगाम नहीं। और उसकी शक्ति इनडिविजिबल है, उसे बांटा नहीं जा सकता। वही कानून बनाने वाली सबसे बड़ी और आखिरी सत्ता। अब आता है दूसरा पिलर, आदेश या कमांड। ये बड़ा सीधा सा है। ये संप्रभु की इच्छा है, उसकी मर्जी। जब संप्रभु ये चाहता है कि लोग कुछ करें या कुछ करने से रोकें, तो वो आदेश देता है। अब ये आदेश 2 तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर राजा कहे आज से राज्य में सभी लोग टैक्स भरेंगे, तो ये एक जनरल कमांड यानी सामान्य आदेश है। ये सब पर लागू होता है और इसी को ऑस्टिन कानून कहते हैं। और अगर राजा कहे उस एक आदमी को पकड़कर जेल में डाल दो, तो ये एक स्पेसिफिक कमांड यानी विशिष्ट आदेश है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे दमदार एलिमेंट, शास्ति यानी सैंक्शन। ऑस्टिन का साफ मानना था कि अगर किसी आदेश के पीछे सजा का डर न हो, तो वो कानून है ही नहीं। वो तो बस एक सलाह है, एक निवेदन है। लोग क्यों मानेंगे? लोग तभी मानेंगे जब उन्हें पता हो कि अगर हुक्म नहीं माना तो उसका अंजाम बुरा होगा। यही दंड का डर, यही सजा का खौफ है जो कानून को असली ताकत देता है, उसे असरदार बनाता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी एलिमेंट, कर्तव्य यानी ड्यूटी। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां एक तरफ संप्रभु का आदेश है, वहीं दूसरी तरफ प्रजा का उसे मानने का कर्तव्य अपने आप पैदा हो जाता है। अगर आदेश है तो उसे मानने का कर्तव्य भी है। और ये कर्तव्य किसी अच्छाई या नैतिकता की वजह से नहीं है, ये है सजा के डर की वजह से। तो ये तीनों चीजें, आदेश, सजा और कर्तव्य, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। अब तक तो सब कुछ बड़ा क्लियर और लॉजिकल लग रहा है ना? एक राजा, उसका हुक्म, न मानने पर सजा, सिंपल। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है।
ये तो सिद्धांत की बात हुई। चलिए अब देखते हैं कि ये सीधी साधी लगने वाली थ्योरी असल दुनिया की कसौटी पर कितनी खरी उतरती है और इसे किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ऑस्टिन के इस किले पर पहला और सबसे जोरदार हमला किया एक और महान विचारक सर हेनरी मेन ने। उनका एक ही वाक्य ऑस्टिन के सिद्धांत की जड़ें हिला देता है। लॉ इज एंटीसीडेंट टू द स्टेट, यानी कानून राज्य से भी पहले मौजूद था। मेन का कहना था कि भाई ऑस्टिन, तुम आज के विकसित समाज को देखकर अपनी थ्योरी बना रहे हो, लेकिन जरा इतिहास में पीछे जाओ। जब कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था, तब भी तो समाज थे, और उन समाजों में भी कानून थे, रीति रिवाजों के रूप। और इस बात को समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अपने ही इतिहास में एक जबरदस्त केस स्टडी है महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की। 19वीं सदी का पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह एक छत्र सर्वशक्तिमान शासक थे। ऑस्टिन के संप्रभु की परिभाषा पर वो एकदम फिट बैठते थे। उनकी ताकत असीमित थी। लेकिन मजे की बात देखिए, पंजाब के आम लोगों की जिंदगी, उनकी शादी ब्याह, जमीन जायदाद के झगड़े, विरासत के फैसले, ये सब महाराजा के हुक्म से नहीं चलते थे। ये सब चलते थे उन रिवाजों से जो सदियों से उस समाज में चले आ रहे थे। और इन रिवाजों को लागू कौन करवाता था? कोई सरकारी जज या पुलिस नहीं, बल्कि गांव की पंचायतें, बिरादरी और परिवार के बड़े बुजुर्ग। महाराजा रणजीत सिंह ने इन मामलों में शायद ही कभी कोई दखल दिया हो। तो यहाँ देखिए, एक तरफ संप्रभु मौजूद है, लेकिन कानून का असली स्रोत उसकी आज्ञा नहीं, बल्कि समाज की अपनी प्रथाएं हैं। ये एक ही उदाहरण ऑस्टिन की पूरी थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो यहाँ आकर हम कानून की आत्मा को लेकर एक बुनियादी लड़ाई के बीच में खड़े हो जाते हैं। एक तरफ ऑस्टिन है, जो कहते हैं कि कानून ऊपर से आता है, शासक उसे अपनी प्रजा पर थोपता है, संप्रभु नहीं तो कानून नहीं। दूसरी तरफ हेनरी मेन है, जिनका मानना है कि कानून समाज के अंदर से पैदा होता है, लोगों की आदतों और रिवाजों से जन्म लेता है। मेन के लिए रीति रिवाज कानून से भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि वो किसी भी राज्य या राजा से कहीं ज्यादा पुराने और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और ये आलोचना सिर्फ यही नहीं रुकी। सामंत जैसे और भी बड़े बड़े ज्यूरिस्ट मैदान में उतरे और उन्होंने और भी जरूरी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, अच्छा ऑस्टिन, ये बताओ कि क्या हर कानून एक आदेश ही होता है? जरा सोचिए, वोट देने का अधिकार, ये कानून आपको एक शक्ति देता है, ये आपको कुछ करने से रोकता नहीं। या अपनी वसीयत बनाने का कानून, ये आपको अपनी संपत्ति के बारे में फैसला करने की आज़ादी देता है। अगर आप वसीयत नहीं बनाते तो आपको कोई सजा नहीं होगी। तो ऑस्टिन का सिद्धांत ऐसे अधिकार देने वाले कानूनों को कैसे समझाएगा? साथ ही आलोचकों ने यह भी कहा कि आप कानून को न्याय और नैतिकता से पूरी तरह काटकर नहीं देख सकते। कानून का मकसद सिर्फ डर फैलाकर अपनी बात मनवाना नहीं होता, उसका असली मकसद तो एक न्यायपूर्ण और बेहतर समाज बनाना है। लेकिन रुकिए, इतनी सारी आलोचनाओं का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑस्टिन की थ्योरी को हम कूड़ेदान में फेंक दें। नहीं, ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि तमाम कमियों के बावजूद ऑस्टिन ने कानून की दुनिया में जो किया वो अपने आप में एक क्रांति थी। उनके सिद्धांत ने कानून को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? सबसे पहले तो उन्होंने हिम्मत दिखाई कानून और नैतिकता को अलग करने की। उनसे पहले कानून को हमेशा धर्म और न्याय के चश्मे से ही देखा जाता था। ऑस्टिन ने कहा, रुको, पहले ये तो समझ लो कि कानून है क्या, बाद में बहस करना कि उसे कैसा होना चाहिए। उन्होंने कानून के अध्ययन को फिलॉसफी से निकालकर साइंस के करीब लाने की कोशिश की। उन्होंने कानून की एक बहुत ही साफ, सरल और तार्किक परिभाषा दी, जिसने आने वाले समय के सभी पॉजिटिविस्ट विचारकों के लिए एक मजबूत नींव का काम किया। चलिए अब घूम फिरकर वापस आते हैं अपने मूल सवाल पर। ये सब तो ठीक है, ये सब 19वीं सदी की बातें हैं। आज के भारत में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे लिखे हुए संविधान के होते हुए इस थ्योरी की क्या जगह है? क्या ये आज भी लागू होती है? और इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, पूरी तरह से बिल्कुल नहीं। आज के लोकतंत्र में ऑस्टिन का सिद्धांत कई वजहों से फेल हो जाता है। सबसे पहली बात, भारत में कोई असीमित शक्तियों वाला संप्रभु है ही नहीं। यहाँ संसद या प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के आधार पर संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अल्ट्रावायरस यानी संविधान के दायरे से बाहर घोषित कर सकता है। दूसरी बात, भारत एक फेडरल देश है, जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई हैं। तो ऑस्टिन की अविभाज्य संप्रभुता वाली बात यहाँ गलत साबित हो जाती है।
तीसरा, आज का राज्य एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। कानून सिर्फ हुक्म चलाने के लिए नहीं बनते। मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, ये सब कानून नागरिकों का अधिकार और सुविधाएं देने के लिए हैं। और आखिर में, हमारे कानूनों का स्रोत किसी एक शासक की इच्छा नहीं, बल्कि वो संविधान है जिसे हम भारत के लोगों ने खुद को दिया है। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, ऑस्टिन का सिद्धांत एक मील के पत्थर जैसा है। ये आज की मंजिल का पता बताने के लिए तो नाकाफी है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस रास्ते पर यहाँ तक पहुँचे कैसे। इसने कानून के वैज्ञानिक अध्ययन की वो नींव रखी जिस पर आज की कानूनी समझ की पूरी शानदार इमारत खड़ी है। ये हमें बताता है कि कानून की सोच कहाँ से शुरू हुई थी। तो भले ही ये परिभाषा आज के जटिल लोकतंत्रों के लिए अधूरी है, लेकिन कानून के विकास में इसका योगदान अविस्मरणीय है। अगर इस कानूनी यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।